नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के अध्याय 3 के विषय में, जिसका शीर्षक है जल संसाधन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अध्याय को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में हम मुख्य रूप से क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं। इससे एक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा और जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले से जानकारी जब रहेगी तो आपकी जो रुचि है वो बरकरार रहेगी इस अध्याय में। दोस्तों, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ये हम जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। अब हम जल के संबंध में कुछ तथ्य और आंकड़ों पर इस अध्याय में चर्चा करेंगे इसकी शुरुआत में। जैसे कि जल का कुल आयतन कितना है ना, कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में है और कितना जो है वो अलवणीय जल है, ये सब कुछ हम इस अध्याय में देखेंगे। इसके बाद में हम यह भी जानेंगे कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से हमें इस विषय पर चर्चा करना पड़ रहा है। ये सब कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, अतिशोषण, जल दुर्लभता के कारणों में, जल की दुर्लभता के कारणों में हम इसका अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बांध शब्द के विषय में पहले भी सुना होगा, है ना। तो उसका भी जिक्र इस अध्याय में हम करेंगे कि बांध जो है वो बहते हुए जल को रोकने की दिशा देने या बहाव कम करने के लिए एक तरह की बाधा होती है जो बीच में खड़ी की जाती है ना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं बहुउद्देश्य को लेकर के, कौन कौन सी नदी परियोजनाओं के विषय में मतलब हम जानेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र इस अध्याय में किया गया है। और नदी परियोजनाओं के फ़ायदे पर भी इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे फ़ायदों के विषय में हम चर्चा करेंगे, जैसे विद्युत उत्पादन हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, आंतरिक नौचालन हो गया, मछली पालन हो गया आदि। ठीक है। इसके बाद में हम नदी परियोजनाओं से हानि के विषय में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी हानियाँ नदियों पर बांध बनाने से होती हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इस अध्याय में हम नदी परियोजनाओं के विरोध में जो आंदोलन हुए हैं ना, उनके विषय में भी जानेंगे कि कौन कौन से आंदोलन हुए, क्यों हुए, क्या कारण था होने का। और वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। और अध्याय के अंत में हम जानेंगे टाँका के विषय में और यह किस तरह से काम करता है। यह छोटी सी चर्चा अध्याय के पहले ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके सामने करी है। अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं चिंटू और पिंकी की ये छोटी सी बातचीत से। इस बातचीत के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा, बहुत कम समय में हम ये जान जाएंगे कि जल जो है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है और ऐतिहासिक समय से हम जो है इसके आसपास रहना क्यों पसंद करते हैं, नदियों के, झीलों के, पोखरों के आदि। तो चिंटू जो है वो पिंकी से यहाँ पर कहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। तो चिंटू के इस प्रश्न पर जो है या इस जिज्ञासा पर जो है पिंकी कहती है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। यहाँ पर जो है पिंकी अपना आश्चर्य प्रकट करती है और बताती है कि हम पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पे हमें पिंकी के द्वारा कारखानों में होने वाले जल के उपयोग के विषय में भी बताने की कोशिश की गई है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे कि झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम जो है, हमारा जो इतिहास है उसमें जो ये जिक्र आता है ना कि हम नदियों के पास रहा करते थे, हमसे तात्पर्य हमारी सभ्यता से है, तो उसका एक कारण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस अध्याय की पहले पैराग्राफ से, जिसमें हमें ये बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है ना। अगर मैं बात करूँ अपनी पृथ्वी की तो उसमें 3/4 धरातल जो है, 4 हिस्से में से 3 हिस्से किससे ढके हुए हैं? जल से ढके हुए हैं। और इसमें प्रयोग में लाने योग्य जो अलवणीय जल, जिसे हम अलवणीय जल कहते हैं ना, वही जल का हम उपयोग करते हैं। तो उसका अनुपात बहुत कम है उस एक हिस्से में भी। और ये अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है ना। भौम जल स्रोत से तात्पर्य किससे है? जैसे कुएं हो गए आदि, है ना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, हैंडपम्प, जेड पंप आदि। और सतही अपवाह जैसे कि नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, इन सब की बातें की जा रही है, झरने, है ना। दोस्तों, इनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा ही होता रहता है। हमने जल चक्र को पढ़ा है, उसके विषय में हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि जल चक्र ही वो कारण है जिसकी वजह से जो है हमें जो है भौम जल आदि ये सब प्राप्त
होता है, सतही जल भी हमें उसी से प्राप्त होता है। दोस्तों, सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है और इसी से जल नवीकरण जो है उसको सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों, हमें ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ये एक सोचनीय प्रश्न है। इसका उत्तर हमें इसी अध्याय में बहुत जल्द मिलने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलने वाले हैं? जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है दोस्तों, है ना। आप याद रखिएगा, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है ना। दरअसल ये मराठी भाषा की एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अति तेथे माति, है ना, जिसका ये अर्थ होता है जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है, और ये बिल्कुल हमारे सोचने लायक विषय है। आश्चर्य भी हमें हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं ना, तो हमें जो तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, इनके विषय में स्मरण आ जाता है, ध्यान आ जाता है कि अरे हमने पढ़ा था कि वहाँ पर बाढ़ नहीं, मतलब वहाँ पर जो है सूखा पड़ गया था, वहाँ पर जल इस बार बारिश ही नहीं हुई, 2 साल हो गए, है ना। तो हमें अचानक से ऐसे क्षेत्र याद आ जाते हैं। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं, जिन्हें निसंदेह हमने पिछली कक्षाओं में देखा है हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में। दोस्तों, ये सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जो जल संसाधन है उनकी उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नताएं हैं। आप देखेंगे कहीं पे जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, बाढ़ आ गई, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है सूखा पड़ा हुआ है, 2 से 3 वर्ष हो गए, बारिश का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आगे यह कह रहा है कि परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जल का यदि असमान वितरण हमारे आसपास है तो वह भी जल की कमी का जो है एक कारण बन सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर यह बताया है कि अतिशोषण करना जो है एक खतरनाक बात साबित हो सकती है ना। ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करना संसाधनों को समाप्त कर देता है, ये हमने भली भांति जाना है पिछले अध्यायों में भी। दोस्तों, प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का जो असमान वितरण है उसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। अब हमसे यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या ऐसा संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे जल की दुर्लभता हो, यानी कि जल संसाधन जितने चाहिए थे उतने हैं वहाँ पे एक आंकड़ों के अनुसार, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे क्या है, जल की दुर्लभता है। तो दोस्तों, हमारे कई शहर जो है ना वो इसके उदाहरण हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जल जो है दुर्लभता अत्यधिक, जल की जो दुर्लभता है वो अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का ही परिणाम हो सकता है, ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जल जो है वो अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम जो है जल का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, हमारे घरेलू उपयोग में, लेकिन खेतों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। और शुष्क ऋतु की बात जब करेंगे, जब सूखे जैसी स्थिति आएगी, तब भी खेती जो है वो की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, है ना। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आपको याद होगा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनमें अधिक सिंचाई होने की वजह से मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो रही है ना। तो मेरी हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि जब भी हम कोई एक विषय को अध्ययन करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो पहले हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे ध्यान में ज़रूर आना चाहिए। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। बात बिल्कुल ठीक है ना। दोस्तों, बहुत एकाग्रता से और बहुत ध्यान से आप इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और इस अध्याय के बीच बीच में दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ प्रश्न के विषय में भी बताऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए और जहां मुझे ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं तो मैं ज़रूर आपको जो है अवगत कराऊंगा। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जो चित्र हमें दिखाया गया है, यहाँ पर क्या जानकारी हमें दी हुई है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे को आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है सब तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीने योग्य जल है
उसकी यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है ना। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वह पानी ले रहा है। दोस्तों एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, यानी कोई कमी नहीं है, और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य जरूर पड़ता है। दोस्तों देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल जो है वो नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, और इसी से क्या होता है, वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। दोस्तों यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों भौम जल का स्तर तब बढ़ेगा जब जो वर्षा होगी, जो बारिश होगी, उसका पानी भूमि के अंदर समाएगा। लेकिन जगह जगह 25 पक्की सड़कों के बन जाने से, जगह जगह नदी नालों के बन जाने से क्या होता है, नालों के बन जाने से पानी तुरंत उसमें बह जाता है, भूमि में जो है वो समा नहीं पाता और सीधे बहते हुए समुद्र तक का रास्ता तय कर लेता है। और ऐसे में हमें बाकी के वर्षा के बाद, बारिश के दिनों के बाद के जो 9 महीने होते हैं उसमें जल की कमी महसूस होती है। लेकिन अभी कहा गया है, हमने पढ़ा है कि उचित प्रबंधन के द्वारा इसे नियंत्रित हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। आफ्टर अ हैवी डाउन पुअर अ बॉय कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स adjacent districts was paralyzed as incessant overnight rain measuring a record 180 millimeter flooded vast areas and disrupted traffic। यहाँ पर ये बताया गया है इस खबर में कि 180 मिलीमीटर के रिकॉर्ड तक पहुँचने वाली बारिश पूरी रात भर यहाँ पर हुई है। बाढ़ जैसी संभावना हो गई है हर तरफ, लेकिन इसके बावजूद पीने के पानी की यहाँ पे कमी है। आप देख सकते हैं कि एक बालक जो है, बच्चा जो है, उसके चारों तरफ पानी है लेकिन वो नल के पास जाकर के पीने के पानी के लिए छोटी सी बोतल को जो है भर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई है और इस विषय की गंभीरता को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन अ डिवास्टेड विलेज। ठीक है ना, यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ है और कितने लंबा रास्ता तय करके ये जो कश्मीरी महिला है, यहाँ पे भूकंप का जिक्र आया हुआ है, तो उसकी ये सर्वाइवर महिला जो है पानी लेकर के जा रही है, आगे बढ़ रही है। इस चित्र में आप देखिए कितनी लंबी लाइन जो है आप लगी हुई यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि हमने टेलीविज़न विज्ञापनों में यानी एड्स में देखा है कि बहुत से किसान के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, है ना। खुद के नलकूप लगे हुए हैं, खुद के प्राइवेट कुएं हैं और वो क्या कर रहे हैं कि सिंचाई कर रहे हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उसको, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम दोस्तों यही हो सकता है कि जो भौम जल स्तर है ना, भूमि का जल स्तर, वो धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में हो रही है कमी, हो सकती भी है और हो रही भी है। भोजन सुरक्षा जो है दोस्तों वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इसी तरह से जल का उपयोग अगर किया गया बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के, बिना किसी रणनीति के, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिंचाई करने के लिए भी जल नहीं बचेगा, घरेलू उपयोग के लिए भी नहीं बचेगा और बहुत अधिक संख्या में लोग जो है जल की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। और जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, अनुमान बताया भी गया है कि 20 करोड़ लोग आने वाले समय 2025 के आसपास जल की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है ना, भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, बात बिल्कुल ठीक है, और इससे विकास के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। ये बात आप जानते हैं, आए दिन अखबारों में, न्यूज़, टेलीविज़न में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। और दोस्तों यदि आप न्यूज़ नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, धीरे धीरे करके उसमें अपनी रुचि पैदा कीजिए, उसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक तभी कहलाएंगे जब हम हमारे देश की हर समस्या से रूबरू हो सके। हमें एक दूसरे की परेशानियों का, समस्याओं का जो है अनुमान, ठीक है ना, बिना इसके हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर क्या बढ़ रहा है? दबाव बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अलवणीय जल वही है जो कि हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, घरेलू उपयोग में लाते हैं। दोस्तों उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता है, और इस ऊर्जा की आवश्यकता के साथ इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जो है वो जल विद्युत से होती है। ये हम जानते हैं। टरबाइन तभी घूमता है जब वहाँ पे जल की तेज़ धार टरबाइन पे पड़ती है,
है ना, ये हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ है। और वर्तमान समय में दोस्तों भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। ये भी हम जानते हैं, हमें अभी दिया हुआ है, जानकारी हमने पढ़ ली है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया है कि शहरों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली जो है उसके कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं और भी ज़्यादा गहरी हो गई हैं। बात ठीक है दोस्तों, 4 लोग परिवार में थे और इतना जल आता था कि मान लीजिए हम एक मटका भर लेते थे और 24 घंटे में गुजारा हो जाता था। अचानक हमारे घर में मान लीजिए कि 10 और मेहमान लोग आ गए, अब 14 लोग हो गए, एक मटके में गुजारा किस तरह से हो पाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और जनसंख्या के बढ़ने से क्या होगा, संसाधनों में तो अचानक से वृद्धि नहीं हो जाएगी ना, तो उसकी कमी सब तरफ महसूस होने लगेगी। आगे दोस्तों हमें यह भी बताया है कि इसके अलावा जो है यदि हम शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए जाते हैं, किए गए भी हैं। और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है दोस्तों कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। दोस्तों अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब आइए हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी जल संसाधन है, लेकिन इसके बाद भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। सुनने में आश्चर्यचकित कर देने वाली यह बात कैसे अपने आप को प्रमाणित करती है, आगे हमें समझ में आएगा। दोस्तों यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जो है, रसायन हो गए, कीटनाशक हो गए, कृषि में प्रयुक्त उर्वरक हो गए, इसके द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है इस बात से आप भी सहमत होंगे। आपने प्रदूषित जल के बारे में पहले भी किताब में अपनी कक्षाओं में पढ़ा है ना। ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा टॉपिक तो नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। अब ये जो जानकारी दी गई है स्रोत के तौर पर द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSE 1999, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं स्पष्ट रूप से, है ना। दोस्तों हमने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग क्या है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। दोस्तों हमें स्वयं को, कोई और नहीं आएगा, हमें खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने की आवश्यकता है। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और दोस्तों हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत, जिसे कि डिग्रेडेशन भी कहा जाता है, उसे होने से हमें बचाने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि जल संसाधनों के जो अतिशोषण है और कुप्रबंधन ही कहेंगे, बिल्कुल सही शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इससे दोस्तों इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। CS समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और समाप्त हो भी सकते हैं और पारिस्थितिकी संकट की समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है। और इसका क्या होगा दोस्तों, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा, बहुत गंभीर प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आ गई होंगी, है ना। और अगर कुछ ऐसा लगेगा जो आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मुझसे पूछ सकते हैं उस विषय पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 MCQs अभी जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर बता दूं कि ये ऐसे प्रश्न जो है ना पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, और 2-3 ऑप्शन दे दिए, जैसे जलाशय में तलछट का जमना, या फिर जल जनित बीमारियां होना, या फिर औद्योगिक कचरे का निर्वहन, या फिर जलीय जीवन के बढ़ने में। तो आप इसका उत्तर क्या दे सकते हैं कि जल जनित बीमारियां, है ना। जल प्रदूषण के कारण जल से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी, है ना। तो इस प्रकार के MCQs यहाँ पर जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताता चले जाऊंगा कि कौन कौन से और प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब जो है हमें पढ़ना है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है। दोस्तों हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज जो रिकॉर्ड हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं, ठीक है।
ये हमारे इतिहास से ही हमें पता चल रही है चीज़ें, आप समझिएगा। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में हमने ये बांध को बनाया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जानकारी मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। दोस्तों, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण बनाया गया था। जानकारी ही है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। दोस्तों, फिर बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, जब बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई क्षेत्रों का निर्माण करवाया गया था, और ये हमने इतिहास में पढ़ा है, ठीक है ना। दोस्तों, कक्षा 7 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं। कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई, ठीक है, और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया है। दोस्तों, ये जानकारी है और ये जानकारी को समझना और उसको समझने के बाद में उसको याद करना जो है बहुत सरल हो जाएगा यदि आप इन सारी चीज़ों को एक क्रम में देखने की प्रैक्टिस करें, जैसी कि ये दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बांध क्या है? आप इस चित्र को देखिए, ये हीराकुंड बांध का चित्र दिया हुआ है आपके सामने। तो अगर मैं बात करूं कि बांध क्या है और जल संरक्षण की जब भी बात आती है या प्रबंधन की बात आती है, तो हम बांधों के विषय में चर्चा क्यों करते हैं, ये किस तरह से सहायता करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य ना विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, इसके साथ ही जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन में भी किया जाता है, और ये सब इसके उद्देश्य हैं। दोस्तों, इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, और मैं आपको याद दिला दूं कि हम इसी शीर्षक के अंतर्गत ये जानकारी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अनेकों उपयोग इसमें जुड़े हुए हैं, समन्वित है। एक उदाहरण भी दिया है कि सतलुज ब्यास बेसिन जो है, इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना जो है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि महानदी बेसिन में जो हीराकुंड परियोजना है, वो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का एक समन्वय है, ठीक है ना, यानी मिला जुला रूप। दोस्तों, इसके बाद में ये जानकारी पढ़ते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, एक तौर पर देखा जाए तो, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ दोस्तों जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। और अधिकतर बांधों में मैं आपको बता दूं, एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक करके लगातार बहता रहता है। मैं आपको बता दूं कि बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। अब संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या फिर पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध और मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसे और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि संरचना के आधार पर ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी भी होता है। हम देख सकते हैं कि जो मुख्य बांध है, बड़े बांध है, निचले बांध है, नीचे की ओर है, मध्यम बांध है, उच्च बांध है, इन सब में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। वर्गीकरण हम पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा तो नहीं है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है ना, संसाधनों का खास तौर पर। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। इस पैराग्राफ में, इस लाइन में हमें यह बताया गया है दोस्तों कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, तो इसके बाद में ना बहुत सारे जल संसाधन प्रबंधन चलाए गए, है ना, उपागम हुए। और इसमें क्या हुआ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी शामिल किया गया और इसमें हमने बहुत सारी बाधाओं को पार किया है और देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है, ठीक है ना। किसको? जल संसाधन प्रबंधन उपागम को और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। मुझे उम्मीद है आप ये बात को याद रखेंगे। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खालिस्तान पूछा जा सकता है, सही विकल्प के तौर पे भी पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन थे जो
बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित करते थे। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, निसंदेह आपका उत्तर जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि यानी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, यानी मिले जुले तौर पर, ठीक है ना, एक साथ आगे बढ़ेगी। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें ना, तो उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक जानकारी दी गई है दोस्तों, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादू लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादू 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। दोस्तों यह एक लोकप्रिय यानी कि बहुत ही पॉपुलर भादू गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। इसमें हमें देखने का मौका इसको मिलता है। दोस्तों नदियों की अगर हम बात करें तो इस पर बांध बनाने और उनका बहाव जो है उसको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव जो है वो अवरुद्ध होता है। किसका? नदियों का। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो तलछट बहाव है वो हो जाता है कम और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। इससे क्या होगा अब आप पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इससे ना नदी का तल अधिक तौर पर चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। और इसी कारण से दोस्तों मैं आपको बता दूं, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की जो ऋतु होती है उसमें जो जलीय जीव होते हैं उनका नदियों में स्थानांतरण भी अवरुद्ध हो जाता है। और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं, यानी इसके खिलाफ आंदोलन भी किए गए हैं, जिसके नाम हमारे सामने दिए हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है और विस्तृत जानकारी के साथ हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण किया गया है, मैं आपको बता दूं। और आमतौर पर जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनको उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से हो जाता है लगाव, और नियंत्रण देश के जो है बेहतरी के लिए वो उनको कुर्बान करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर किसको मिल रहा है? शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन्स को, और कुछ नगरीय केंद्रों को। दोस्तों गाँव के भूमिहीनों को ले लीजिए, है ना, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठा पाते हैं? आपको क्या लगता है? दोस्तों सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, उससे फ्रेमवर्क को चेंज कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। और दोस्तों इस दौरान इसने क्या किया है, अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी जो है उसको बढ़ा दिया है और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े दिन पे दिन कॉमन यानी कि आम होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप बात की गहराई को, गंभीरता को समझ पा रहे हैं। अब ये जो जानकारी दी गई है स्रोत के माध्यम से, ये मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर दी गई ये जानकारी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन जो है, एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है कि भैया ये नहीं बनेगा। दोस्तों मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। मैं आपको बता दूं कि लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों प्रायः यहाँ पर यह बताया गया है कि रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को, उनकी तकलीफ़ों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है,
तो वो पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ये जो है दोस्तों जानकारी अभी हमने पढ़ी, ये एस शर्मा बेली ऑफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली बाविस्कर 1995 से लिया गया है। ठीक है ना। अब हमें एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हाँ, हमें यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य हैं। कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करने वाली है। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाकर आप इसकी और डिटेल्स पढ़ सकते हैं, sardarsarovar.org/project.aspx। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये एक और जानकारी पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिए, सिर्फ रीडिंग करना उद्देश्य नहीं है और सुनना, उसे समझना भी है। हमें क्या बताया गया है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, समझिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोयना पर एक जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया। ठीक है, किसने बनाया? महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। कहाँ बनाया? कोयना पर बनाया। क्या बनाया? जल विद्युत परियोजना के लिए बांध। ठीक है, और इसकी दिशा परिवर्तन कर दी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के द्वारा इसमें आपत्ति जताई जाने लगी और इसी से ये विवाद ने जन्म लिया। दोस्तों इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। यही कारण है कि इसकी जो है इस पर विवाद हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो नक्शा है इसमें जो नीली नीली रेखाएं आप देख रहे हैं ये नदियों को बता रही हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य नदियां और बांध उसमें बताई गई है। दोस्तों नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां जो है वो उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। अब यह एक विडंबना ही है दोस्तों कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाती है और ऐसा हो जाने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। दोस्तों अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार नियंत्रण में असफल रहते हैं, है ना। हमने पढ़ा है कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान क्या हुआ, बांधों से छोड़े गए जल की वजह से जो बाढ़ स्थिति है वो और भी ज़्यादा विकट हो गई और इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ था दोस्तों, बल्कि बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा हो गई और इसकी वजह से तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती और इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। दोस्तों ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। याद करिए कि मैंने अभी से संबंधित एक MCQs आपसे पूछा था। अब हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण की। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बहुउद्देशीय, याद रखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है इस पहले टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र जो है इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोगों की कुछ मान्यताएं हैं। क्या मानना है उनका कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अभी हमने बात की ना, उसका जो असर है वो लाभप्रद नहीं है, उससे लाभ नहीं मिल रहा और उन पर क्या उठ रहे हैं, विवाद उठ रहे हैं। तो इन्हीं विवादों के चलते कहा जा रहा है कि जो वर्षा जल का संग्रहण तंत्र है ना, इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर जो है व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, यानी इनको विकल्पों के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। यह
हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर, है ना। और लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, है ना। यानी लोगों को जानकारी थी कि वर्षा पद्धति क्या होती है और मृदा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके लिए उनको गहरा ज्ञान प्राप्त था। दोस्तों, उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, है ना, अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय से कहा जाता है, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि लोग अक्सर जब उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती तो अपने स्तर पर कोई ना कोई ऐसा कार्य कर ही लेते हैं जिससे उनको कुछ समय के लिए होने वाला नुकसान थोड़ी देर के लिए टल जाए या उसका कोई हल निकल जाए। दोस्तों, पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका जो है वो आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे क्या होता कि जो मृदा है उसको सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। दोस्तों, राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेष करके बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जिसे टाका कहते हैं, ये हुआ करते थे और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। मैं आपको बता दूं, फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। टाका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का तंत्र का एक अभिन्न, आप मान के चलिए, कि हिस्सा होता है ना। चित्र को आप देखिए, ये किस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, वर्षा जल के संग्रहण को दर्शा रहा है। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण उसको किया जा रहा है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिससे ज़रूरत पड़ने पर पानी हम छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्षा जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है, ठीक है ना। दोस्तों, घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे ये, और छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर के भूमिगत टाका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था और वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है और इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने के जल का उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। और वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है ना। रोचक बात। दोस्तों, ये रोचक तथ्य को भी समझिए जो नीचे दिया हुआ है कि मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो अब रोचक क्यों है ये? रोचक इसलिए दोस्तों क्योंकि चेरापूंजी और मौसिन राम का जो नाम है वो विश्व की सबसे अधिक वर्षा जहाँ पर होती है ना, उन क्षेत्र में आता है और शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, मैं बता दूं आपको। और लेकिन यहाँ पर ये जो शहर है, यहाँ पे पीने के जल की कमी है और इसकी गंभीर समस्या का सामना ये शहर कर रहा है। शहर के लगभग हर घर में क्या किया गया है कि छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाया गया है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो है वो छत जल संग्रहण व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। ये बताया गया है कि ये है दोस्तों, ये एक दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की जो रीति है इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। दोस्तों, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर टाकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से दोस्तों, आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण और संग्रहण का ये जो तरीका है ये प्रयोग में लाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जिक्र किया गया है कि ये सौभाग्य की बात है। दोस्तों, कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर, यहाँ पर ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र को देखने की बात की गई है और इस गांव में हर वर्ष जो है लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, ये यहाँ पर बताया गया है।
फिलहाल आप इस चित्र को देखिए। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था और वर्षा जल को जो कि घरेलू मतलब घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप के द्वारा भूमिगत टाके यानी जो भूमि के अंदर बनाए गए हैं उसके अंदर ले जाया जाता है। भूमि में गोल छिद्र है और जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। दोस्तों, इस चित्र में ये बताया गया है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जा रहा है और पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए यहाँ पर किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल जो है भूमिगत टाकों में चला जाता है। अब ये जानकारी को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के विषय में जानकारी दी गई है। दोस्तों, जिक्र यहाँ पर किया गया है मेघालय का कि यहाँ पे नदियों और झरनों का जो जल है उसको क्या करते हैं ना कि बांस के द्वारा बने पाइपों के द्वारा एकत्रित करके, और 200 साल पुरानी ये जो विधि है उसकी यह प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी जो है बांस पाइप में आता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक यहाँ से ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटा करके पौधे पर इसको छोड़ दिया जाता है। अब आप इस चित्र को देखिए, चित्र 1। इसमें बताया गया है कि पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल को जो है निचले स्थानों तक पहाड़ के पहुँचाया जाता है। इसके बाद में आप चित्र क्रमांक 2 यानी ये और इस 3 को भी देख लीजिए। बांस से निर्मित चैनल से पौधे जो हैं एक स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित यहाँ से किया जाता है। इसके द्वारा बांस से एक चैनल बनाया गया है उससे, और पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल जो है वो वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये चित्र क्रमांक 4 को आप देख लीजिए। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से यहाँ पर ले जाया जाता है। इसके बाद में चित्र 5 और 6 को आप देख सकते हैं। संकुचित किए हुए सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल जो है उसको गिराया जाता है। दोस्तों, 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। जानकारी यहाँ पर यह भी दी हुई है कि 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित यहाँ पर किया जाता है। एक और रोचक तथ्य जो हमें यहाँ पर दिया गया वो क्या है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना जो है उसको आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये अध्याय समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।